हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी नॉलेज हब। तो भाई कैसे हो सब? चलो, श्रोडिंगर इक्वेशन की हमने बात कर ली थी, ठीक है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। बच्चा, बहुत बड़ा रोल प्ले होता है इस चीज़ का। क्वांटम जो मैकेनिक्स है ना आपकी, वो किस पर डिपेंड है? ध्यान से सुनना, दो चीज़ों पे डिपेंड होती है। सबसे पहले हम बात करें श्रोडिंगर इक्वेशन की, और दूसरी हम किसकी बात करते हैं? एरनफेस्ट थ्योरम की हम बात करते हैं। क्यों? दोनों ही क्या बताती है? दोनों ही हमारे पास में बताती है कि जो क्लासिकल रिजल्ट है हमारे पास में, उनको क्वांटम मैकेनिकली क्या करती है बेटा? प्रूफ करती है। सबसे बढ़िया बात है इसकी, जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसको क्वांटम मैकेनिकली क्या करती है? प्रूफ करती है। जैसे हम बात करते हैं, हमने जो इससे पहले वाली क्लास ली थी बेटा, उसमें हमने क्या पढ़ा था? श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ी थी। क्या निकाला था? 1 डायमेंशन और 3 डायमेंशन श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि दो तरीके से हमारे पास में श्रोडिंगर इक्वेशंस होती है। पहली होती है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन बेटा, और दूसरी होती है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। क्या फ़र्क है दोनों में? सीधे शब्दों में, शब्द से पता चल रहा है टाइम डिपेंडेंट मतलब जो इक्वेशन हमारे पास में, यहाँ पर हम बात करते हैं एनर्जी की। किसकी बात करते हैं? एनर्जी। सबसे पहले पता है आपको, किसी भी पार्टिकल की जो हमारे पास में ऊर्जा होती है वो क्या हो, किसके बराबर होती है बेटा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के क्या होती है? बराबर होती है। ये सभी को पता है, ठीक है। और किसी भी फ्री पार्टिकल की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है बेटा? फ्री पार्टिकल की जो एनर्जी हमारे पास में होती है वो E बराबर होता है बेटा p²/2m। ये सबको पता है ना सभी को। लेकिन अब बात आती है टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट, उसकी हम बात करते हैं। तो सुनिएगा कि जब हम बात करते हैं टाइम डिपेंडेंट की, मतलब जो हम किसी भी पार्टिकल की एनर्जी की बात करते हैं, ई किसके बराबर होता है? काइनेटिक एनर्जी बेटा प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देखो, मैं आपको डायरेक्ट तो पढ़ा दूंगी, लेकिन उससे पहले, पूरा टॉपिक पढ़ने से पहले क्या क्या इसमें आएगा, क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो सब पहले ही क्लियर होने चाहिए। क्यों? बाद में आप बोलोगे कि मैडम ये कहाँ से आया। तो हम जब ये चीज़ें पहले ही कवर कर लेते हैं, तो जब पूरा टॉपिक कवर करते हैं ना, वहाँ कोई भी परेशानी नहीं आती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की हम बात करते हैं तो बेटा ये लिखते हैं फॉर्मूला, याद आ रहा है? V क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ पर P आपके पास में क्या रहता है? मोमेंटम रहता है। M आपके पास में क्या रहता है? मास रहता है। समझ में आ गया? चलो, बहुत अच्छी बात है। और यदि सिर्फ क्या है हमारे पास में, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, कैसा पार्टिकल है? फ्री पार्टिकल है या नहीं है? बिल्कुल फ्री पार्टिकल है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको? देखिएगा, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हमारे पास में क्या कहती है कि यदि हमारे पास में जो पोटेंशियल है, ठीक है, हमारे पास में जो विभव है, वो स्थिति के साथ साथ, मतलब पोजीशन के साथ साथ किस पर डिपेंड करता है? टाइम पर भी डिपेंड कर रहा है। तो जो इक्वेशन हमें मिलती है बेटा, वो कौन सी कहलाती है? टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। अब बात आती है टाइम इंडिपेंडेंट। सीधे शब्दों में बताएं, यदि पोटेंशियल हमारा सिर्फ और सिर्फ पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है, समय पर निर्भर नहीं कर रहा है, क्या कहलाएगी? टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। और आगे आप क्या करोगे? जो सेकेंड यूनिट है आपकी, उसमें आप पोटेंशियल पढ़ोगे, 1 बॉक्स वाला भी पढ़ोगे, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन भी आप पढ़ोगे वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में आप रेक्टेंगुलर पोटेंशियल पढ़ोगे। बेटा ध्यान से सुनना, वहाँ पर टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन यदि आपको नहीं आती है, आप उस पोटेंशियल को सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि लास्ट में आपके पास में जो वेव फंक्शन निकल के आता है वो कहाँ से आएगा? यही इक्वेशन से आएगा। इसलिए श्रोडिंगर इक्वेशन को क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक कहा जाता है। समझ में आया? रीढ़ की हड्डी कही जाती है।
क्या, श्रोडिंगर इक्वेशन किसकी, क्वांटम मैकेनिक्स की, क्योंकि वहाँ पर आप ऑपरेटर के बारे में भी पढ़ते हो, ठीक है, ऑपरेटर के बारे में भी पढ़ते हैं। जैसे हम बात करेंगे यहाँ P, ये E है, ठीक है, जब आप ऑपरेटर सॉल्व करते हो ना बेटा, तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं P कैप क्या आता है। कैप क्या डिफाइन कर रहा है, एक ऑपरेटर को डिफाइन करता है बेटा, इसकी वैल्यू आयोटा एच स्क्वायर डेल अपॉन डेल्टा एक्स होती है। ये निकल के प्रूफ करवाते हैं, ठीक है। हम बात करें एनर्जी की तो कितना आता है, प्लस आयोटा एट एच कट डेल अपॉन डेल्टा टी आता है। ये वैल्यू आपके पास में निकल के आती है, हम यहाँ पर पुट करेंगे इसमें इक्वेशंस को, देन तब जाके हमारे पास में टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन निकल के आएगी। समझ में आया क्या क्या हमें करना है इक्वेशन में। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा, देखिएगा, ठीक है, परेशान मत होइए, ये सब चीजें आपको मैं वापस से लिखाऊंगी। तो अब स्टार्ट करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। चलो सबसे पहले हम जानते हैं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर कि हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हो, जो श्रोडिंगर समीकरण होती है, 1 डायमेंशन की बात करूँ या 3 डायमेंशन की, श्रोडिंगर इक्वेशन SE, श्रोडिंगर इक्वेशन समझ जाना, ठीक है, क्या होती है, एच कट का स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर साई किसके बराबर होता है आपके पास में, बताइएगा जरा, आयोटा एच कट डेल साई अपॉन डेल्टा टी के बराबर आता है। यही इक्वेशन आपने पढ़ी है। हम कौन सी इक्वेशन ले लेते हैं बेटा, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम ले लेते हैं, ठीक है। यही है श्रोडिंगर इक्वेशन, किस डायमेंशन में, 3 डायमेंशन। मैंने बताया था कि ये डेल क्या है, लाप्लासियन संखारक है, क्या है बेटा, लाप्लासियन ऑपरेटर है। इसकी वैल्यू क्या होती है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। 3 डायमेंशन एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट इसमें कवर हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं किसी स्वतंत्र कण की ऊर्जा, फ्री पार्टिकल की एनर्जी आप जानते हो कितनी होती है, अभी बताया, E बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m होती है, अभी बताया था ना। इक्वेशन नंबर 2 ले ले इसको, चलो लिख लिया, यहाँ तक क्लियर। दूसरी बात करते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। देखो वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास में जो मोमेंटम ऑपरेटर है उसकी वैल्यू क्या होती है, और जो एनर्जी ऑपरेटर है हमारे पास में उसकी वैल्यू क्या होती है। इतना भी नहीं आ रहा है ना समझ में, दिमाग ही नहीं लगाना है, क्या करना है, कंपेयर कर देना है दोनों इक्वेशंस को, ठीक है। आइएगा, जैसे हम यहाँ बताते हैं कि समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, बेटा ये इक्वेशन तब समझ आएगी जिससे जस्ट पहले वाली वीडियो आप देखोगे, ठीक है, आ तो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यदि ये सिर्फ और सिर्फ आपको टाइम डिपेंडेंट टाइम इंडिपेंडेंट पढ़ना है तो कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि डायरेक्ट इक्वेशन तो हमने लिखी हुई है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ वैसे आपकी नॉलेज के लिए कि जो हमारे पास में मोमेंटम ऑपरेटर होता है उसकी वैल्यू होती है आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। ये है 1 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन है में आप इसको इसी तरीके से लिख सकते हो, आयोटा एच कट डेल, ठीक है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एनर्जी ऑपरेटर की, तो इसकी वैल्यू आयोटा एट कट डेल अपॉन डेल्टा टी होती है। क्लियर, यहाँ से समझ में आ गया। चलो इतना भी नहीं आ रहा है, एग्जाम टाइम भूल भी गए हो तो दिमाग नहीं लगाना है बेटा, कंपेयर कर देना है, सिर्फ साई हटा देना है, क्योंकि वो तो वेव फंक्शन है हमारे पास में। इक्वेशन 1 और 2 से तुलना करने पर हमारे पास में निकल के आता है कि जो ऊर्जा संकारक होता है, एनर्जी ऑपरेटर, ध्यान रखना, उसकी वैल्यू आती है E,
ठीक है। कैप आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल्टा टी कैसे आया, समझ में आ रहा है। पी स्क्वायर अपॉन 2m बराबर ई साई के, ई की वैल्यू यहाँ से कंपेयर कर लो बेटा, समझ में आ गया। चलो दूसरा आता है संवेग संकारक, जिसको मोमेंटम ऑपरेटर आप बोलते हो बेटा, क्या बोलते हो, मोमेंटम ऑपरेटर। क्या वैल्यू आती है देखना, पी कैप माइनस आयोटा एच कट डेल, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ डेल क्यों लिया है, 3 डायमेंशंस की बात हो रही है। देखिएगा अब आप कंफ्यूज हो गए कि मैडम यहाँ तो माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2 है, बेटा पी स्क्वायर भी तो है, इस चीज को आप वो भी तो करो, निकालो भी तो सही, इसको निकालोगे क्या निकल के आएगा, बताओ रिजल्ट निकल के आएगा इसका। कंपेयर करने पर ये हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी, आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल्टा एक्स, क्या आएगा, इसका स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा, माइनस एच कट स्क्वायर डेल अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब ये 2m एज इट इज आ जाएगा आपके पास में, समझ में आ गया। तो ऐसे क्लियर करना है, ठीक है। ये हमारे पास में क्या निकल के आ गई, वैल्यू हमारे पास में निकल के आ गई है, ठीक है। तो देखिएगा आगे बात करते हैं, ठीक है, आ जाओ। चूंकि किसी क्या हो रहा है इसमें, किसी कण की ऊर्जा, कोई भी पार्टिकल है, अब हम यहाँ पर बाउंड नहीं कर रहे हैं कि वो पार्टिकल फ्री है या बाउंड है, ठीक है। हमने कोई भी एनी पार्टिकल लिया है, कोई भी पार्टिकल लिया है कि किसी कण की ऊर्जा का मान उसकी गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं एनर्जी ई किसके बराबर, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और किसी भी पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं, किसी भी पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास में यहाँ जैसे हम लेते हैं कितनी होती है, पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी, वी हमारे पास में क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है, समझ में आया भाई, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, कौन सी इक्वेशन है ये, ठीक है। इस इक्वेशन को मैंने दोनों तरफ बोथ साइड क्या किया है, किसी भी वेव फंक्शन से गुणा कर दिया है, कर दूं, चलो ई साई बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m साई प्लस वी साई। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम किसी भी चीज में नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, देखो अब मुझे एक चीज बताना कि मैंने पी स्क्वायर ये इक्वेशन लिखी है, ठीक है। हमारे पास में जब पोटेंशियल नहीं था, यहाँ हमने सिर्फ और सिर्फ फ्री पार्टिकल की बात करी है, लेकिन यदि हमारे पास में पार्टिकल कैसा नहीं है, फ्री नहीं है, तो हमारे पास में जो हमारे पास में जो श्रोडिंगर इक्वेशन निकल के आएगी, कंपेयर करके लिख दें, चलो तो हमारे पास में इक्वेशन आती है डेल स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई, ध्यान रखना वेव फंक्शन प्लस, अब देखें आर और टी, ये कैसे लिखा है मैम, वेव फंक्शन है हमारे पास में, वो पोजीशन पर भी डिपेंड है और टाइम पर भी क्या है, डिपेंड है, ठीक है, बरा प्लस वी साई। अभी हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं, ये देखो
मैंने पोटेंशियल भी कैसे ले लिया है, जो किस पे निर्भर कर रहा है, पोजीशन पर भी और टाइम पर भी, बराबर आयोटा एच कट डेल साई आर टी अपॉन डेल्टा टी। यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, बताइएगा। इक्वेशन नंबर 3, यहाँ तक किसी को भी किसी भी चीज में प्रॉब्लम है तो फटाफट से बताइएगा, दिक्कत है नहीं है। तो ये इक्वेशन हमारे पास में क्या कहलाती है, श्रोडिंगर इक्वेशन कहलाती है। इसी फॉर्म में आती है ना, देखिएगा। तो मैं यहाँ एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख देती हूँ बेटा आपको। यदि हमारे पास में V क्या है, यदि पोटेंशियल किसका फंक्शन है, यदि पोटेंशियल समय के साथ स्थिति का b फलन है, तो वह समीकरण कलाश्रित समीकरण, कला मतलब आपके पास में जानते हो, काल आश्रित समीकरण कहलाती है, मतलब टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, क्या कहते हैं, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, ये हमने क्या निकाल ली, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हमने निकाल ली है। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं टाइम इंडिपेंडेंट। किसकी बात कर रहे हैं, टाइम इंडिपेंडेंट की। देखो, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन समझ में आ रहा है हमारे पास में, चलो बहुत अच्छी बात है। देखो, यदि V किस पर निर्भर करता है, सिर्फ पोजीशन पर, केवल स्थिति पर निर्भर करता है, तो वह समीकरण टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कहलाती है। जैसे हम बात करते हैं कि h कट का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई। फंक्शन, यहाँ सिर्फ पोटेंशियल की बात हो रही है बेटा, फंक्शन की बात नहीं हो रही है। ठीक है, V आर साई आर कोमा टी बराबर किसके आएगा, आयोटा h कट डेल साई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो, ये हमारे पास में इक्वेशन निकल के आ गई। अब मुझे एक चीज और बतानी है आपको, छोटी सी। क्या बतानी है वो देखना है। ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई है, लेकिन मुझे एक चीज बताओ, यहाँ भी तो वेव फंक्शन और आ रहा है भाई। टाइम इंडिपेंडेंट जब हम बोले, जब जो पूरा फंक्शन है हमारा, जो फंक्शन है वो भी सिर्फ और सिर्फ पोजीशन पर डिपेंड करे, टाइम पर नहीं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमने अभी वेरीफाई किया है कि हमारे पास में पोटेंशियल सिर्फ पोजीशन का है, बाकी जो फंक्शन है वो किसका आ रहा है, टाइम का भी आ रहा है और पोजीशन का भी आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे
कि ये जो इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन निकल के आई है, इक्वेशन नंबर 4। यहां पर एक मेथड हम यूज करेंगे, ठीक है, कौन सा, यूजिंग वेरिएबल सेपरेशन मेथड। कर दे, चलो, मतलब हमने क्या किया है यहाँ पर, मैं थोड़ा आपको समझा देती हूँ कि हमारे पास में जो वेव फंक्शन है उसको हमने अलग अलग सेपरेट कर दिया है। कैसे कि हमने जो पोजीशन लिया है, पोजीशन का वेव फंक्शन अलग ले लिया है और टाइम का वेव फंक्शन हमने अलग ले लिया। कोई दिक्कत, दोनों को हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। इक्वेशन नंबर 5 क्लियर। समीकरण 4 में, समीकरण 4 में समीकरण 5 से मान रखने पर, रख दे, अरे कहो रख दे, सो गए क्या, चलो रख दिया हमने। समीकरण 4 में समीकरण 5 से हमने मान रख दिया, तो बेटा हमारे पास में निकल के आएगा ये जो वैल्यू है। ध्यान रखना, मैंने बताया था जो लाप्लासियन संकारक है सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करता है, तो ठीक है, तो हमारे पास में ये फाई टी, मैं इसको आगे लिख लेती हूँ, और डेल स्क्वायर साई, फिर हमारे पास में आता है वी आर, और इसका भी एज इट इज आ जाएगा साई आर फाई टी, ठीक है। आयोटा एच कट, मुझे चीज बताओ, ये वेव फंक्शन किस पे डिपेंड करे, टाइम पर, रख दे, चलो रख देते हैं आपके कहने पर। इक्वेशन नंबर 6 आपके पास में ये निकल के आ गई, आ गई, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन 6 है, इक्वेशन 6 है, उसमें हम भाग किसका दे देंगे, साई आर और फाई टी का, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा डिवाइडेड बाय फाई टी इन इक्वेशन 6। क्लियर, चलो भाग दे दो, कितना निकल के आएगा, एच कट स्क्वायर अपॉन 2m। अब देखना यहाँ पर ये तो किसके साथ है, लाप्लासियन ऑपरेटर के साथ में है, सिर्फ क्या कैंसिल आउट होगा, फाई टी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा, तो आपके पास में डेल स्क्वायर साई आर, क्या बचेगा, साई आर, ठीक है। चलो वी आर, यहाँ पर तो दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे भाई, दोनों का भाग दे देंगे इसमें, दोनों ही क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर क्या बचेगा, आयोटा एच कट, यहाँ पर बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था साई आर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, फाई टी डेल्टा टी, यही बचेगा या नहीं बचेगा, बताओ फटाफट से। और नीचे फाई टी भी बचेगा, कैसे देखिएगा, ये हमारे पास में है, वेव फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पर ये पोजीशन है, या इसको इस तरीके से भी लिख लो, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि हमारे पास में जो एनर्जी है वो टाइम डिपेंडेंट है, ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया फाई टी अपॉन डेल्टा टी। अब कैंसिल आउट करने में इजी हो गया, यहाँ पर आप साई आर फाई टी का भाग दोगे तो साई आर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा, सिर्फ फाई टी हमारे पास में बच जाएगा। आया या नहीं आया समझ में, बताओ फटाफट से, ये चीजें समझ में आई है या नहीं आई है, आ गई। चलो मैंने एक और छोटा सा मान लेती हूँ, सबसे अच्छी बात बताई थी फिजिक्स की कि ये जो पूरी टर्म है मैंने इसको मान लिया ई, लेट मान लिया, चलो आयोटा एच कट फाई टी
किसके, डेल फाई टी अपॉन डेल्टा टी के हमने क्या मान लिया, बराबर मान लिया। बताओ कोई दिक्कत, कुछ भी मान लो। यहाँ हमने एनर्जी क्यों माना, क्योंकि हमने निकाला था जो एनर्जी ऑपरेटर है वो इस फॉर्म में निकल के आई थी, आयोटा एच का डेल अपॉन डेल्टा टी की फॉर्म में निकल के आई थी या नहीं आई थी, ये बताओ। ठीक है, ये इक्वेशन 7 आप लिख दीजिएगा, ये इक्वेशन 8 आप लिख दीजिएगा। क्लियर, चलो आ जाए। तो समीकरण 7 से क्या हुआ, ये इसकी जगह मैं लिख देती हूँ ई। ठीक है, तो एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई आर प्लस वी आर किसके बराबर आ जाएगा, ई। अब देखो थोड़ा अजीब लग रहा है, थोड़ा सा क्या लग रहा है भाई, यहाँ तो वेव फंक्शन है लेकिन यहाँ वेव फंक्शन नहीं है। टेंशन क्यों लेना है कि हमारे पास में ये जो नीचे साई आ रहा है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भेज दें। अरे भेज दें, चलो भेज दिया, आ जाओ। तो रीअरेंज करने पर हमने क्या किया, इसको भेज दिया अपने स्थान पर। ठीक है, अब मुझे बताओ कहीं इक्वेशन में आपको टाइम दिख रहा है, कहीं भी दिख रहा है भाई, जो ये ऑपरेटर था उसको तो हमने ई में चेंज कर दिया, कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो यही इक्वेशन निकल के आती है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 9 क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, निकल के आ गया, कितनी अच्छी बात है। कुछ भी नहीं करना है, वेरिएबल सेपरेशन मेथड यूज करना है। जो हमारे पास में जो वेव फंक्शन है पोजीशन टाइम पर उसको अलग अलग सेपरेट कर देना है, डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद सिर्फ कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास में रिजल्ट निकल के आ जाता है। बताओ कितनी अच्छा इजी वे में है ना। कोई दिक्कत आई यहाँ तक, नहीं आई। अब देखो ये आपका टाइम इंडिपेंडेंट टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन खत्म हो गया, लेकिन आपके पास में एक छोटा सा रिजल्ट और बाकी है बेटा। क्या बाकी है, आपके पास में जो वेव फंक्शन आया है उसको भी तो निकालना है, आया है ना, तो उसको भी हम निकाल लेते हैं। कौन सी इक्वेशन, मैंने इक्वेशन नंबर 8 ली थी, देखिएगा ये आप नोट में लिख लीजिएगा। ठीक है, समीकरण 8 से क्या माना था, यही माना था, बताना। यही माना है, माना है, बिल्कुल माना है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, ये डेल्टा टी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर भेज देती हूँ। ये देखो कर दिया, बहुत साइड इंटीग्रेशन हम ले लेते हैं, दोनों तरफ समाकलन लेने पर। बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दे। चलो देखिएगा, सबसे पहली बात आयोटा एच कट को भी मैं यहाँ लेके चली जाती हूँ। ठीक है, आ जाओ। तो हमारे पास में इंटीग्रेशन बचेगा फाई टी बराबर, फिर हमारे पास में ई अपॉन आयोटा एच कट था, आयोटा एच कट मैं बाहर ले लेती हूँ। इंटीग्रेशन क्या निकल के आता है, ई डी टी निकल के आता है। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है, हमने माना ln a वो एक इंटीग्रेशन क्या है, कांस्टेंट है। इसको सॉल्व करते हैं, क्या आता है, कभी आपने पढ़ा है,
1/x dx का समाकलन क्या होता है, log x होता है। तो यहां से आपके पास में आएगा log phi t, या इसको ln phi t भी आप लिख सकते हो, लिख सकते हैं। चलो आयोटा h कट, और यहां से क्या निकल के आएगा, e t प्लस ln a। क्लियर, log x लिख सकते हो या फिर ln a भी आप इसको लिख सकते हो, ln x। ठीक है, फर्क सिर्फ कितना पड़ता है log और phi में, बेटा मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, सिर्फ बेस का फर्क पड़ता है, वो e बेस पर होता है, वो tan बेस पर होता है। क्लियर, समझ में आया। चलो अब देखो, इस वाला जो ये वाली जो टर्म है, मैं इस साइड ले आऊं, अच्छा नहीं लग रहा, अलग अलग log log के साइड एक साइड ले आते हैं, तो बेटा phi t माइनस ln a बराबर 1/आयोटा h कट ई टी। मुझे एक चीज बताओ, मैथ में पढ़ा होगा क्या, ln a माइनस ln b किसके बराबर होता है फॉर्मूला, बेटा होता है ln a अपॉन b के बराबर होता है। ये बन रहा है फॉर्मेट, कर दें। चलो phi t अपॉन a e आयोटा h कट t, इतना समझ में आ गया। अब देखो, मैंने ये क्या है, लॉग है, मैं दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेती हूँ, क्या ले लेती हूँ, बोथ साइड एंटी लॉग लेने पर कर दिया। चलो आ जाओ। अब देखो, सबसे पहली बात, जैसे हम बात करते हैं x है कोई भी चीज और एंटी x लेते हैं, तो ये से कैंसिल आउट हो जाता है, हो गया। तो वैसे ही हमारे पास में ये लॉग है, एंटी लॉग लिया तो ये ln कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ हमारे पास में बचेगा phi t अपॉन a, और एंटी लॉग लेने पर क्या होता है, जो इस साइड वाली टर्म है वो e की पावर में चली जाती है, किस में चली जाता है, e की पावर में चली जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया, आया या नहीं आया। चलो एक चीज और बता देती हूँ, बताया ये आयोटा है, आयोटा को जब हम ऊपर लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस आयोटा हो जाता है, पता है या नहीं पता है, पता है, तो आ जाओ भाई, पता है तो e की पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन कितना आएगा, h कट। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में phi t की तो वैल्यू आ गई, बताओ आई है या नहीं आई है। अरे वेव फंक्शन हमारे पास में जो टाइम डिपेंडेंट और पोजीशन पे भी डिपेंड लिया था, वहां पर एक phi t आया था, उसकी वैल्यू आ गई, आ गई। चलो इतना समझ में आया या नहीं आया, चूंकि देखो आपने ये जानते हो, ये क्या, यही तो फंक्शन लिया था, इसी को तो वेरिएबल सेपरेट किया था। चलो तो ये की इसकी तो वैल्यू हमारे पास में आ गई है, तो वैल्यू रख दे, कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 9 10 और ये 11, पुट वैल्यू। ठीक है, तो साई आर कॉमा टी किसके बराबर आ जाएगा, साई आर, और इसकी वैल्यू रख देती हूँ मैं ए ई की पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन कितना आ जाएगा, एच कट आपके पास में निकल के आ जाएगा। बताओ आया या नहीं आया, आ गया। इतना, अब मुझे एक चीज बताओ, आपने कभी वेव फंक्शन नॉर्मलाइज किया है, वहीं पर आपके पास में ए आता है, वो क्या आता है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आता है। इफ यदि मैंने मान लिया कि हमारे पास में जो वेव फंक्शन है वो ऑलरेडी नॉर्मलाइज है, क्या है, हमारे पास में जो वेव फंक्शन है वो ऑलरेडी नॉर्मलाइज है, देन if wave function is already normalized, then psi
आर कॉमा टी क्या निकल के आता है, साई आर ई की पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच कट। यही आपके पास में क्या निकल के आता है, टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन निकल के आ जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर जो आपका टॉपिक है श्रोडिंगर इक्वेशन, कौन सा, श्रोडिंगर इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है बेटा। और ध्यान रखना जो श्रोडिंगर इक्वेशन है हमारे पास में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन आया, डायरेक्ट भी पूछा गया है। टाइम इंडिपेंडेंट व टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को व्युत्पन्न कीजिए, क्या करना है, उसको डिस्क्राइब करना है। तो बेटा मैंने आपको समझा दिया है। अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे एरनफेस्ट थ्योरम, तो जुड़े रहिएगा बीएससी नॉलेज हब के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।